हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो प्यारे बच्चों, अपन ने लास्ट वाले लेक्चर में क्या देखा था? अपन ने जो डिस्कस किया था कल, वो क्या डिस्कस किया था? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी? एडिटिविटी, है ना, याद है ना, भूल तो नहीं गए? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये मैंने चार प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। तो ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको उस वीडियो में। जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं न्यू ज्वाइन होते जा रहे हैं, बेटा मेरे ये टॉपिक्स जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मेरे वीडियो में, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आज अपना सिंपल सा टॉपिक रहने वाला है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की क्या यूनिट है और इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, इस चीज को भी अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक जो है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। चलो, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की, चार्जेस की जगह चार्ज लिख दो, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट अपने पास क्या रहने वाली है? देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अपने पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, समझना बेटा, अपने पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, वो एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बेटा? अपने पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है ना, अपन एक तो होगी एमकेएस में, एक होगी सीजीएस में, एक कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, एक बिगेस्ट यूनिट होगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगी और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होगी। तो ऐसे करके पूरा का पूरा जो ये चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह को मैं आपके सामने आज रिप्रेजेंट करने वाला हूं। ठीक है, बेसिक से लेके बेइज्जती तक पूरा ही आज इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट को डिफाइन करते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट ध्यान रखना बेटा, एक एक चीज तुमको क्लियर करनी है ना। सबसे फर्स्ट वाली जो यूनिट है वो हम निकालेंगे फॉर्मूले से, है ना, जिसको बोलते हैं एमकेएस यूनिट। ठीक है, आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट इट बिकॉज ऑलरेडी स्टडी इन 10th क्लास, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, देखो वी नो दैट, हमको एक चीज पता है, क्या? फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? इस चीज को अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है बेटा? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सभी ने 10th क्लास में पढ़ा है ना। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां से आप है ना Q की वैल्यू निकालो। अगर मैं Q की वैल्यू निकालूंगा तो दोनों को क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? I इंटू टी। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो सबसे फर्स्ट अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी यूनिट होती है? तो ध्यान देना बच्चों, एमकेएस सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड की अपने पास जो पहली यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। एमकेएस सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज की जो फर्स्ट यूनिट होती है वो होती है कूलाम। कौन सी होती है बेटा? कूलाम होती है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अपने पास जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है। क्लियर? और सेकंड वाली जो यूनिट होती है वो अपन फॉर्मूले से निकाल लेंगे। क्यू का फॉर्मूला क्या है? आई इंटू टी। तो आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी? एम्पियर। टी की यूनिट क्या होगी? टाइम की सेकंड। तो यहां पे बताओ यूनिट क्या बन जाएगी? एम्पियर इंटू सेकंड। क्लियर है बेटा? तो ध्यान रखना, अपने पास यहां पे दो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन इलेक्ट्रिक चार्ज की अपन निकाल चुके हैं। कौन कौन सी? एक कूलाम और एक एम्पियर इंटू सेकेंड। क्लियर है? ये तो एमके सिस्टम में हो गई। चलो अब इसके बाद की बात करते हैं अपन। अगली होती है इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कौन सी होगी? तो बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज की सीजीएस सिस्टम में यूनिट 3 यूनिट होती है बेटा। कितनी यूनिट होती है? 3 यूनिट। फर्स्ट वाली जो यूनिट होती है वो होती है स्टेट कूलाम। कौन सी यूनिट होती है? फर्स्ट वाली बताओ, स्टेट कूलाम। ठीक है, एमकेएस में पूछे तो कूलाम और सीजीएस में पूछे तो स्टेट कूलाम सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है ना। स्टेट कूलाम भी है और एक फ्रैंकलिन भी है। याद करो, बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुना है ना अपन ने?
6 एक्सपेरिमेंट में। तो एक और इसकी यूनिट होती है, वो यूनिट कौन सी होती है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, समझिए। तो स्टेट कूलम इसकी यूनिट हो गई, बेंजामिन फ्रैंकलिन इसकी यूनिट हो गई, और थर्ड वाली इसकी एक और यूनिट होती है जिसको बोलते हैं हम ESU। अब ESU का मतलब क्या होता है? ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो ध्यान रखना CGS सिस्टम में अपने पास इलेक्ट्रिक चार्ज की कितनी यूनिट हो गई? 3। कौन कौन सी? स्टेट कूलम, बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन की वजह से आप ये है कि इसकी यूनिट केवल फ्रैंकलिन यूज करते हैं, ये तो साइंटिस्ट का नाम है। क्लियर? तो ध्यान रखना अपने पास इसकी यूनिट फ्रैंकलिन यूज करते हैं, और एक अपने पास इसकी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कि ESU। क्लियर है ना? बेंजामिन फ्रैंकलिन पूरा साइंटिस्ट का नाम है, यूनिट कौन सी यूज होगी? फ्रैंकलिन। चलो नेक्स्ट अपन इसके बीच में इंपॉर्टेंट रिलेशन की बात करते हैं। कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि MKS और CGS में रिलेशन होता है। ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है उसमें भी रिलेशन होता है। कैसा होता है रिलेशन? चेक करते हैं। ध्यान रखना 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं बेटा? 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलम होते हैं। दोबारा देखते हैं 1 कूलम में कितने फ्रैंकलिन होते हैं? 3 इंटू 10 की पावर 9 फ्रैंकलिन। कितने फ्रैंकलिन होते हैं? 3 इंटू 10 की पावर 9 फ्रैंकलिन। और 1 कूलम में कितने ESU होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU। तो दैट इज द MKS यूनिट एंड दैट इज द CGS यूनिट। तो MKS यूनिट और CGS यूनिट के बीच में इनका एक रिलेशन होता है। क्लियर है ना? तो 1 कूलम स्टेट कूलम ले लो, ठीक है। और अपन अगर लेना चाहें क्या, 1 कूलम फ्रैंकलिन को ले सकते हैं, 1 कूलम ESU को ले सकते हैं। ठीक है, तो अपने को क्लियर हो गया ना कि एक तो अपन ने फॉर्मूले से निकाल ली और एक इसकी बेसिक यूनिट होती है, तो कूलम और एम्पियर इनटू सेकंड MKS में हो गया, है ना। स्टेट कूलम फ्रैंकलिन जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के बेसिस पे दी गई थी, और ESU ये अपना CGS में हो गया, और इनके MKS और CGS के बीच में ये रिलेशन हो गए। अब इसमें एक आता है इंपॉर्टेंट नोट। अब देखो नोट क्या है, एक बार नोट को भी क्लैरिफाई कर देता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज की बिगेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में लिख के। पढ़ा है सबने बच्चों ने कहीं ना कहीं, तो नहीं पढ़ा? चलो, तो बिगेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, तो बिगेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी होती है? बताओ। फेराडे। कौन सी होती है बेटा? फेराडे। ठीक है, बिगेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी होती है? फेराडे। और आपको पता है 1 फेराडे इज इक्वल्स टू कितना होता है? 96,500 कूलम। कितना होता है बेटा 1 फेराडे में? 1 फेराडे में होता है 96,500 कूलम। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। चलो इसके बाद और डिस्कस करते हैं, अभी खत्म नहीं हुई, और डिस्कस करते हैं। एक होते हैं अदर स्मॉलेस्ट यूनिट। अदर स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की अदर स्मॉलेस्ट यूनिट कौन कौन सी होगी अपने पास? एक तो होगा बेटा अपने पास 1 मिली कूलम। तो 1 मिली कूलम में कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3 कूलम। एक होगा 1 माइक्रो कूलम, ये माइक्रो का सिंबल है, ये मिली का सिंबल है। ठीक है, माइक्रो में अच्छा 3 का गेप, पावर्स में 3 पावर डिक्रीज करते जाओ, आपकी यूनिट अपडेट होती जाएगी। ठीक है, तो मिली से छोटी यूनिट होती है माइक्रो, तो माइक्रो कूलम में 10 की पावर -6 कूलम। एक इससे छोटी होती है 1 नैनो कूलम। ठीक है, नैनो कूलम में 10 की पावर -9 कूलम। और एक इससे भी छोटी होती है, वो होती है 1 पिको कूलम। 1 पिको कूलम में कितना होता है? 10 की पावर -12 कूलम। कितना होता है बेटा? 10 की पावर -12 कूलम। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो 1 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 नैनो कूलम, 1 पिको कूलम। तो 10 की पावर -3, -6, -9 और -12। ठीक है, तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक चार्जेस की यूनिट होती है। तो अभी खत्म नहीं हुआ है, तो एक बार अगर जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट?
चलो, है ना। अब यहाँ पे अपने पास और भी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, है ना। अब मेरी बात सुनो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट थी, है ना, ESU, देखा आपने, अभी अभी लिखा था मैंने CGS सिस्टम में। ऐसे अपने पास एक और यूनिट होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है, EMU। तो EMU के अंदर अपन एक और यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, फिर उसका मैं एक आपको कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर बताऊंगा। डिसेंडिंग का मतलब पहले सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, फिर उससे छोटी कौन सी होती है, फिर उससे छोटी कौन सी होती है, इसकी अपन डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चले अपनी अगली यात्रा पर आ जाओ। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज की अनोदर यूनिट, तो अनोदर यूनिट अपने पास एक और होती है, और वो अनोदर यूनिट किसके अंदर निकालते हैं अपन, EMU, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट निकालते हैं। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो यूनिट होती है वो होती है एब कूलाम। कितनी होती है, एब कूलाम। और इसमें मस्त रिलेशन बताऊं, मस्त रिलेशन ये है कि 1 एब कूलाम इज इक्वल टू होता है 10 कूलाम। 1 एब कूलाम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 10 कूलाम होता है। क्लियर ये चीज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट अपने पास, इसको हम क्या बोलेंगे, EMU। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो है वो एब कूलाम होगी, और 1 एब कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, 10 कूलाम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और एमकेएस यूनिट के बीच में ये रिलेशन भी काम कर गया। अब इसका अगर अपन ऑर्डर देखना चाहें कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो एक बार ऑर्डर डिफाइन करते हैं। तो बताइए सबसे बड़ी यूनिट कौन सी, सिखाया था ना, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी, अभी अभी डिस्कस किया, फेराडे, लिखा हुआ भी है 96,500 कूलाम। उससे छोटी यूनिट कौन सी, एब कूलाम। उससे छोटी यूनिट कौन सी बताओ, कूलाम। और सबसे छोटी यूनिट कौन सी, या तो फ्रैंकलिन बोल दो या स्टेट कूलाम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास स्टेट कूलाम है बेटा। ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज की सारी यूनिट्स का एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो क्लियर हो गया भाई इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कौन कौन सी होती है। चलो अब इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में कई बार डिफरेंस पूछ लेता है। तो 4-5 डिफरेंस में तुमको बता देता हूं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि हमको किस तरीके से एग्जाम में लिख के आना है। ध्यान रखना बेटा, बोर्ड एग्जाम में कभी भी डिफरेंस पूछे, है ना, तो टेबल बना के लिख के आते हैं, पता है ना। जैसे एक तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉलम बना दिया, एक तरफ मास का कॉलम बना दिया। इसको रफ कर देते हैं क्योंकि अब तुम्हें चार्ज की यूनिट्स क्लियर होगी बहुत सारी। स्मॉलेस्ट यूनिट भी काम आती है ना, और स्पेशली सबसे ज्यादा तो बेटा अपने पास कूलम ही काम में आती है ना। चलो अब अपन और आगे चलेंगे और अब डिस्कस करने वाले हैं किन चीजों का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास में डिफरेंस। ठीक है, चलो हाँ भैया आ जाइए। अब देखो सिंपल डिफरेंस की बात करेंगे, ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, और एक तरफ अपन किसकी बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं। चलो ऐसे डिफरेंस जो तुम अपने लेवल पे बता सकते हो, है ना, जिसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो एक एक डिफरेंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अपन क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन मास ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। भाई कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। बिना मास के कोई भी ऑब्जेक्ट क्या एग्जिस्ट कर सकता है क्या नेचर में, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज अपने पास क्वांटाइज्ड हो सकता है। कैसा हो सकता है बेटा, क्वांटाइज्ड हो सकता है, लेकिन क्या मास क्वांटाइज्ड हो सकता है क्या, नहीं। तो मास क्वांटाइज्ड नहीं होता, इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्वांटाइज्ड हो सकता है, हमने ये प्रॉपर्टी में पढ़ा भी है। थर्ड वाला, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, सुनना, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, ये कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट करता है।
मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, जिसे न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होगा, उसका नेचर न्यूट्रल है, तो उसका मास तो होगा ना भाई। तो मास एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अपन चार्ज के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज अपने पास कैसा रह सकता है? कंजर्व रह सकता है। ठीक है, कैसा रह सकता है? कंजर्व। तो इसमें चार्ज का कंजर्वेशन पॉसिबल है, लेकिन मास कंजर्वेशन यहां पे पॉसिबल नहीं है भाई। इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है, लेकिन मास यहां पे इलेक्ट्रिक कंजर्व नहीं होता। अगर दोनों में डिफरेंशिएट करें प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मास को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज कैसे करोगे? समझ रहे हो ना? ठीक है, चार्ज यहां पे कंजर्व हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ वाला डिफरेंस अगर बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास केसी यूनिट है, डेराइव्ड यूनिट है। केसी यूनिट है, डेराइव्ड यूनिट है। लेकिन मास की बात करें तो आपने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर सेकंड चैप्टर में 11th क्लास में, यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर। तो मास केसी यूनिट होती है बेटा, फंडामेंटल यूनिट होती है। केसी यूनिट होती है अपने पास, फंडामेंटल यूनिट होती है। ठीक है, तो ये अपने पास क्लियर हो गया। लास्ट डिफरेंस 6 वाला अगर मैं डिस्कस करना चाहूं, क्योंकि इतने सारे डिफरेंस हो गए, एक और कर लेते हैं। लास्ट वाला ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उससे आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्शन नेचर को शो करता है, बट मास के केस में ऑलवेज कौन सा नेचर शो होगा? अट्रैक्शन। याद करो न्यूटन अंकल को, F इज इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, ग्रेविटेशन दिया था ना भाई। ठीक है, तो उसने पहले बताया था मास वाले केस में अट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन इसमें हमने पढ़ा है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये 6 डिफरेंस कहीं भी एग्जाम में पूछ लिए जाए तो आपको आने चाहिए। तो ये अपना इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में क्या हो गया बेटा? डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो बेटाओ आज की ये छोटी सी क्लास अपनी, जिसमें केवल अपन ने 2 टाइप के टॉपिक डिस्कस किए। मैं जो क्लास लेकर आता हूं वो लाइव क्लास या तो 20 मिनट की होगी या 25 मिनट, लास्ट 30 मिनट की होगी। इससे ज्यादा की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन 30 मिनट भी आपने लाइव अगर डेली फिजिक्स के लिए निकाल लिया तो मेरे लिए बहुत है। ठीक है, कोशिश क्या रहती है, एक टॉपिक एक लेक्चर में डिस्कस हो, क्योंकि ज्यादा अगर गुड़ गोबर हो गया तो आपका माइंड वाला जो लोड है वो बढ़ जाएगा और आप इतना ज्यादा झेल नहीं पाओगे। ठीक है, तो बेसिक क्लियर हो गया ना कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की यूनिट कौन सी होती है और इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आज के लिए बहुत है, मिलते हैं कल कूलाम्स लॉ के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। नेक्स्ट क्लास, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। रात को डेली 8 बजे प्रीमियर लाइव पे आना ना भूले। आपका आधा घंटा आपके पूरे साल की मेहनत को निखार सकता है। चलते हैं, थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।